नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग डेली करंट अफेयर्स चला रहे हैं, जो कि सुबह ही आपको अपलोड कर दिया जाता है। ये सेशन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स देखते रहिए डे बाय डे, ताकि आपको आसान रहे पढ़ाई करने में। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। इस वीडियो का सबसे बड़ा खासियत ये है कि हम लोग एक दिन पहले का करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं और फिर करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप रिवीजन के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसे ज्वाइन करें, जहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और कोशिश किया कीजिए कि इस वीडियो को जो है सुबह ही देख लिया कीजिए, क्योंकि 5 से 5:30 बजे के बीच में जो है अपलोड कर दिया जाता है वीडियो। तो आप मॉर्निंग में ही देख लिया कीजिएगा, तो सुबह में भी जगने का आदत बना रहेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। सबसे पहला बात, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 2023 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका थीम था, हिंदी में था इसका, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या है? विज्ञान क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान हिंदी में था। और इंग्लिश में इसका था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता। कहता है वह कौन से खिलाड़ी हैं जो 2022 के फीफा फुटबॉल जो है अवार्ड्स में बेस्ट मेंस का अवार्ड जीता है। तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने जीता है। और वहीं महिला फीफा फुटबॉल अवार्ड्स जो है बेस्ट महिला का अवार्ड जो जीता है आपको अलेक्सिया, किसने? अलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, पुरुष में लियोनेल मेसी ने और महिला में अलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे है। आगे कहता है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। कहता है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हुआ है, इसमें किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये आपको प्रमोद भगत जीते हैं। कौन जीते हैं? प्रमोद भगत जीते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रमोद भगत। आगे कहता है फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। कहता है फिक्की जो है अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है। तो ये शैलेश पाठक को। किसे? शैलेश पाठक को फिक्की ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। किसे? शैलेश पाठक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये केन विलियमसन। कौन? केन विलियमसन जो है टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं, केन विलियमसन। ध्यान में रखिएगा, केन विलियमसन। और केन विलियमसन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि कल के वीडियो में आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया था। तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर बताइएगा, किसे पीछे छोड़कर ये आगे बढ़े हैं, रिकॉर्ड अपने नाम किया है केन विलियमसन ने। ध्यान में रखिएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसे ये पीछे छोड़कर आगे निकला है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो ये हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। ध्यान रखिएगा।
आपसे नाम पूछा जा सकता है कि किसने किया है और कहाँ किया है, ये भी पूछा जा सकता है। पुरुषोत्तम रूपाला हैदराबाद में। आगे कहता है मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम में कहा, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में। दोस्तों इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और रिवीजन आप प्रत्येक दिन जैसे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑनलाइन करके हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। तो रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, उम्मीद है इसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में आज का करेंट अफेयर्स देखते हैं। कहता है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपको अनुपमा उपाध्याय, कौन, अनुपमा उपाध्याय जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। आइए इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी एकत्र करते हैं। कहता है पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय ने बालेवाड़ी स्टेडियम में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। 18 वर्षीय अनुपमा ने महिला एकल फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। वहीं पुरुष एकल का खिताब जो है मिथुन मंजुनाथ ने जीता है पुरुष वर्ग में। और मंजुनाथ फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत को हराया है। किसे, प्रियांशु राजावत को हराया है। और शीर्ष वरीयता प्राप्त गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने महिला युगल का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही हेमनागेंद्र बाबू और कनिका कंबल ने मिश्रित युगल का टाइटल अपने नाम किया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है इसे नोट जरूर कर लिया कीजिए। और आप इसका PDF जरूर डाउनलोड जाके टेलीग्राम से कर लीजिए ताकि रिवीजन में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। कहता है वह कौन है जिन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान का जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। तो आपको दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। आइए हम लोग इसके बारे में विशेष जानकारी देखते हैं। कहता वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। उन्होंने यह पदभार जो है वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह से ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें जो है 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया। वह जुलाई 2020 से मई 2021 तक नौसेना संचालन के महानिदेशक थे। और वाइस एडमिरल त्रिपाठी को अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ आपको 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और देखिए ध्यान में रखिएगा किसका स्थान लिया है। तो आपको अजेंद्र बहादुर सिंह का स्थान लिया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कहता है वह कौन सा देश है जिसे GSM एसोसिएशन द्वारा जो दिया जाता है किस देश के गवर्नमेंट को लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया अपने देश भारत को। भारत को यह सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। और इसे ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, GSM एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन
के बेहतर प्रगति के लिए भारत को जो है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। GSM, जिसका फुल फॉर्म आपको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है, वैश्विक दूरसंचार तंत्र में जो है 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवार्ड दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। GSM एसोसिएशन की स्थापना जो है 1995 में की गई है। कब? GSM एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको 1995 में की गई है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और 2023 का GSM एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जो है ये भारत को दिया गया है, भारतीय गवर्नमेंट को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। कहता है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है नासा, यह किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है आपको निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, निकोला फॉक्स। आइए देखते हैं इनके बारे में। कहता कि नासा के लंबे समय से सौर वैज्ञानिक रही निकोला फॉक्स को एजेंसी के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जो है सूर्य का अध्ययन करने वाले पार्कर सोलर प्रोब मिशन की पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक रह चुकी हैं। फॉक्स नासा के विज्ञान निदेशालय का नेतृत्व करेगी, जो लगभग $7 बिलियन के वार्षिक बजट वाली एक यूनिट है। फॉक्स ने स्विस अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस जुर्बुचेन की जगह लेगी, जो कि 2016 से निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे। तो ध्यान में रखिएगा किसका स्थान लेगा। तो ये लेगा आपको थॉमस जुर्बुचेन का जो है स्थान लेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और किसे नियुक्त किया गया? निकोला फॉक्स को। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि PIB क्या है? PIB के नए प्रबंधन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। कहता है PIB जो है, PIB के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो आपको राजेश मल्होत्रा ने। किसने? राजेश मल्होत्रा जो है PIB के नए प्रधान महानिदेशक का जो है पदभार ग्रहण किया है, राजेश मल्होत्रा ने, ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कहता भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश मल्होत्रा को पत्र सूचना कार्यालय PIB का नया प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह जो है 1989 बैच के अधिकारी हैं। मल्होत्रा ने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? सत्येंद्र प्रकाश का स्थान ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिया कुमार को दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया है। प्रेस सूचना कार्यालय, जिसे आमतौर पर PIB के रूप में जाना जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। क्या है? नोडल एजेंसी है। इतना फैक्ट एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ आपको यह नंबर सेंस हो जाएगा, राजेश मल्होत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है G20 क्या? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। कहता कि G20 के अंतर्गत जो है विदेशी मंत्रियों की बैठक जो की जा रही है, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको C नंबर से आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। कहता G20 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यह 2 दिवसीय बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भारत द्वारा आमंत्रित गैर G20 सदस्य सहित 40 देशों के प्रतिनिधि और बहुपक्षीय संगठन भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक G20 की सबसे महत्वपूर्ण बैठक में से एक है। इस बैठक में यूक्रेन संकट सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ध्यान रखिएगा। कितने? तो आपको 40 देशों के प्रतिनिधित्व
और बहुपक्षीय संगठन जो इसमें भाग ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये नई दिल्ली में 1 से लेकर 2 मार्च तक आयोजित की जा रही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह आपको 1 मार्च को, कब 1 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, कहता विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। यह आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व नागरिक क्या है, इस वर्ष के विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम जो है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। ध्यान रखिएगा, देखिए आपसे यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका थीम क्या है, एक बार और देख लीजिए। भविष्य की पीढ़ियों, क्या है, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना, इसका थीम रहा 2023 का थीम रहा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 का जो है यह थीम रहा, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। यह आप थीम जरूर याद रखिएगा। इसके लिए जो है आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक तौर पर 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, कहाँ, इसकी स्थापना देखिएगा 1950 में की गई है और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कब से, तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर जो है 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ एक सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 मार्च को, और इसका थीम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि रविंद्र जडेजा, क्या है, रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच किसकी बराबरी करके एक विशेष क्लब में शामिल हुआ है। कहता है कि रविंद्र जडेजा जो है इतिहास रचते हुए किसका बराबरी करके एक विशेष क्लब में शामिल हुआ है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको कपिल देव की बराबरी करके। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कपिल देव की बराबरी करके जो है एक विशेष क्लब में रविंद्र जडेजा स्थान ग्रहण किया है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा कपिल देव। तो आइए हम लोग देखते हैं विशेष बात इसके बारे में। कहता है कि भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रचते हुए भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। रविंद्र जडेजा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में 5,000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले एक बने हैं कपिल देव जी, उसके बाद ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। आगे कहता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में चल रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल के दौरान रविंद्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 5,000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा विश्व विजेता कप्तान कपिल देव के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, कपिल देव, इससे पहले कपिल देव बनाए थे और दूसरा रविंद्र जडेजा बना हुआ है, जो कि हाल ही में बना है। आइए और देखते हैं। कहता है कि ये जो है आपको 63वां पारी खेलते हुए ऐसी यह कारनामा करने में सफल रहा है रविंद्र जडेजा। कहता 63वां टेस्ट खेल रहे जडेजा ने अपने पहले ओवर की चौथे गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविस हेड को आउट करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट पूरा किया है। ये आपको पूछा जा सकता है कि रविंद्र जडेजा द्वारा 500वां विकेट किसके रूप में लिया गया था, तो डेविड हेड के रूप में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर कपिल देव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ है। अब कल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका आंसर आप ले लीजिए। कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लोक हाफ
क्या है, फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। तो ये आपको लद्दाख में किया, कहाँ, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। और चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। और दोस्तों जो है कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर बताया कीजिए। आज का क्वेश्चन कहता है पीएम क्या है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन क्या है, जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। कहता है पीएम मोदी के द्वारा जो है किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। इन चारों में से जो भी सही आंसर है आपके हिसाब से उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों इसका पीडीएफ रिवीजन के लिए आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए जो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। या फिर द गोल्ड टिकर करके आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा लोग नहीं है, 100-150 लोग उसमें अभी फ़िलहाल शामिल है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।